मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालोंचा में हिंदी अध्यापक हूँ। मैं अब 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए भारत कविता संग्रह को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी है। इसके महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारत काव्य को पढ़ाने जा रहा हूँ। भारत काव्य में, भारत कविता में जयशंकर प्रसाद जी भारत के औन्नत्य के बारे में, हिंदुस्तान के औन्नत्य के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। महाकवि के रूप में, कवि परिचय सीख लेंगे पहले जयशंकर प्रसाद का। महाकवि के रूप में सुविख्यात जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। महाकवि के रूप में सुविख्यात जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। महाकवि के रूप में सुविख्यात विख्यात माने ख्याति, बहुत ख्याति लेने वाला, सुविख्यात अच्छी ख्याति लेने वाला, बहुत अच्छी ख्याति लेने वाला। सुविख्यात जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म छायावादी युग के आधुनिक काल में, गद्य काल में अंग्रेजों से लड़ते समय, सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों से लड़ते समय हिंदुस्तान के कवियों ने सारे हिंदुस्तानियों को उजागर करने के लिए रचनाएं की। ये रचनाएं डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से करने से अंग्रेज इन पर किसी न किसी तरह से किसी न किसी तरफ से इन पर शासन चलाते थे, चर्या लेते थे। ऐसे जमाने में कुछ कवि ने छाया का मतलब होता है हम चलते हैं, हमारी छाया बाजू चलते, छाया तेलुगु में नीडा कहते हैं, नीडा। छांव हिंदी में छांव भी कहते हैं। इस छायावादी कवि माने असली के प्रतिरूप में छाया, असली के प्रतिरूप में छाया। इस छायावादी के प्रमुख स्तंभों में जयशंकर प्रसाद एक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को प्रसिद्ध हिंदू नगरी वाराणसी में एक व्यावसायिक परिवार में हुआ था, एक व्यापारिक परिवार में हुआ था। एक बहुत अच्छे जीने वाले परिवार में हुआ था। वो भी एक हिंदू नगरी वाराणसी, उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर रहने वाली हिंदू नगरी वाराणसी में हुआ था। आपके पिता देवी प्रसाद तंबाकू और सुंदनी का व्यवसाय करते थे और वाराणसी में इनका परिवार सुंदनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। वाराणसी में इनका परिवार सुंदनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। वे तंबाकू का भी व्यापार करते थे, लेकिन इनका परिवार सुंदनी साहू के नाम से प्रसिद्ध है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक हुई, किंतु घर पर संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने 8वीं तक, जयशंकर प्रसाद जी ने 8वीं तक पढ़ी, लेकिन घर पर इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत भाषाओं का अध्ययन किया। इसके बाद भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन, साहित्य आदि
और पुराणों कथाओं का एक निष्ठ स्वाध्याय कर इन विषयों पर एकाधिकार प्राप्त किया। एक महान लेखक के रूप में प्रख्यात जयशंकर प्रसाद के तितली, कांकला और इरावती जैसे उपन्यास और आकाशदीप, मधुआ और पुरस्कार जैसे कहानियां उनके गद्य लेखन की अपूर्व ऊंचाइयां हैं। उनकी कविता सामान रहती है। उनकी कविता सामान्य रहती है। इसका मतलब है सामान्य लोग को भी उनकी कविता समझ में आती है। काव्य साहित्य में कामायनी बेजोड़ कृत है। काव्य साहित्य में कामायनी बेजोड़ कृत है। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीष के अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन करने वाले इस महामानव ने 28 वर्षों के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, 48 वर्ष के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य जगत को संवार सजाया। सन 1937 को वाराणसी में इनका निधन हुआ। हिंदी साहित्यकाश में एक अपूरणीय क्षति। हिंदी साहित्य में एक अपूर्व न भरने वाली क्षति। फिर एक बार महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेंगे। महाकवि के रूप में सुविख्यात जयशंकर प्रसाद जी, हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में एक जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ, किसी भी महल का 4 स्तंभ होते हैं, प्रमुख स्तंभ। उसी तरह छायावादी का 4 प्रमुख स्तंभों में जयशंकर प्रसाद जी एक थे। इनका जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1879 को प्रसिद्ध हिंदू नगरी वाराणसी में एक व्यावसायिक परिवार में हुआ था। आपके पिता देवी प्रसाद तंबाकू और सूंघनी का व्यवसाय करते थे और वाराणसी में इनका परिवार सूंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक हुई, किंतु घर पर संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनके बाद भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और पुराण कथाओं का एक निष्ठा स्वाध्याय कर इन विषयों पर एकाधिकार प्राप्त किया। एक महान लेखक के रूप में प्रख्यात जयशंकर प्रसाद के तितली, कांकला और इरावती जैसे उपन्यास और जयशंकर आकाशदीप, मधुआ और पुरस्कार जैसी कहानियां उनके गद्य लेखन की अपूर्व ऊंचाइयां हैं। उनकी कविता समान रहती है। काव्य साहित्य में कामायनी बेजोड़ कृत है। विषय रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा आदि भारतीय मनीष के अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन करने वाले इस महामानव ने 48 वर्ष के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य जगत को
संवार सजाया। इनका देहांत 1937 में हुआ, माने 1879। वहां पे 11 साल, 1937 ये 37 साल, पूरे 38 साल में उनका देहांत हो गया। हिंदी साहित्य जगत एक अपूर्व साहित्य लेखक को खो गया 1937 में। इनकी रचना भारत के बारे में हम जान लेंगे। इनकी रचना भारत के बारे में हम जान लेंगे। आहा खेलता कौन वहां शिशु सिंह से, आहा खेलता कौन वहां शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। आहा खेलता कौन वहां शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कहता है उसको लेकर निज गोद में, कहता है उसको लेकर निज गोद में। खोल खोल मुख सिंह बाल, खोल खोल मुख सिंह बाल। मैं देख कर गिन लूंगा तेरे बातों को है भले। देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है, देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। आहा खेलता कौन यह शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कहता है उसको लेकर निज गोद में। खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को है भले। देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर। कवि कहते हैं कि सुंदर और किस्मत वाला यह आर्य कौन है, सुंदर और किस्मत वाला यह आर्य कौन है, जो शेर के बच्चे का साथ खेल रहा है। कभी सिंह का मुंह खोलकर देखता है, कभी कहता है कि तेरे टेढ़े और कठोर दांतों को देखकर गिन लूंगा। जो देखने में भले लगता है, अर्थात जो तेरे मुंह में दांत हैं, उन्हें मैं गिनकर ही बता दूंगा। यह एक महान शक्तिशाली आर्य पुरुष के बारे में, एक महान शक्तिशाली आर्य पुरुष के बारे में कवि जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं। देख आह खेलता कौन यह शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कहता है उसको लेकर निज गोद में। खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांत को है भले। देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर। देख कर बालक के इस औद्धत्व को लगी गर्जनों भरी सिंहनी क्रोध से। देख कर बालक को इस औद्धत्य को लगी गर्जनों भरी सिंहनी क्रोध से। छड़ी तान कर बोल बालक रोष से, छड़ी तान कर बोल बालक रोष से। बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी। मार खाएगी और तुझ दूंगा नहीं, मार खाएगी और तुझ दूंगा नहीं। अरे जा यहाँ से भाग जा, अरे जा यहाँ से भाग जा। देख बर बालक के इस औद्धत्य को, देख दर बालक के इस औद्धत्य को लगी गर्जनों भरी सिंहनी क्रोध से। छड़ी तान कर बोल बालक रोष से। बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझ दूंगी नहीं। अरे जा यहाँ से भाग जा, अरे जा यहाँ से भाग जा। साहसी बालक के इस दुस्साहस को देखकर
सिंहनी गुस्से से गरजने लगी। बालक सिंहनी के सामने जाकर उसके बच्चे से खेलते हुए उसके दांत गिनने का काम कर रहा था। उसकी दांत गिनने का काम कर रहा था। सिंह के दांत गिनने का काम कर रहा था। उस बालक से सिंहनी कहती है, साहसी बालक के इस दुस्साहस, सिंह के दांत गिनना मामूली बात नहीं, ऐसे दुस्साहस से देखकर सिंहनी गुस्से से गरजने लगी। उस सिंहनी ने गुस्से से गरजने लगी। बालक भी डंडा तान कर कहने लगा। सिंहनी गरजने भी लगी। बालक सामने खड़े कर डंडा टान कर कहने लगा, तू अगर हम दोनों के खेल में बाधा बनेगी, अर्थात हम दोनों के खेल में रुकावट बनेगी, तो तू मुझसे मार खा लेगी, फिर तुझे इस बच्चे को कभी वापस नहीं दूंगा। वह बालक सिंहनी से बोल रहा है, तू तेरे बच्चे से अगर मुझे नहीं खेलने दी, तेरे बच्चे से, सिंहनी के बच्चे से अगर मुझे नहीं खेलने दी, तो मैं तुझे इस डंडे से मार दूंगा। मैं तुझे इस डंडे से मार दूंगा और तेरे बच्चे को मैं कभी भी नहीं दूंगा। यह वो बालक का दुस्साहस है। यह वो बालक का दुस्साहस है। साहस तो सबको रहता है, लेकिन अति साहस है उस बालक में। आहा, कौन यह वीर बाल निर्भीक है। आहा, कौन यह वीर बाल निर्भीक है। कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भारत, यही बालक, यही भरत, यही बालक जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, इसी वर भूमि की। जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, इसी वर भूमि की। आहा, कौन या वीर बालक निर्भीक है। आहा, ओहो, यह कौन बालक वीर निर्भीक है, नहीं भय नहीं रहने वाला। यह कौन बालक है, सिंह के बच्चे से खेलने वाला। यह कौन बालक है, वही भारतवासी भरत है। वही भारतवासी भरत है, जिसके नाम पर भारत का नाम रखा गया, इस देश का नाम रखा गया, जिसके नाम पर, जिस भारत संज्ञा, संज्ञा माने नाम, जिसके नाम पर भारत का नाम रखा गया, वही भरत है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। आश्रम में पलकर कानून में घूमकर, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, निज माता की गोद में गोद मोद भारत रहा। निज माता की गोद मोद भरता रहा। जो पति से भी बिछड़ रही, जो पति से भी बिछड़ रही, दुदैव वश, जो पति से भी बिछड़ रही, दुदैव वश, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, निज माता की गोद में भरता रहा। जो पति से भी बिछुड़ रही, दुदैव वश, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा। जो पति से भी बिछुड़ रही, दुदैव वश, जो पति से भी बिछुड़ रही, दुदैव वश। इसका मतलब है, इसका अर्थ है, यह बालक कश्यप के गुरुकुल में, कश्यप गुरु के गुरुकुल में दीक्षा ले रहा था। यह भरत, यह बालक कश्यप के गुरुकुल में दीक्षा ले रहा था। जंगल में घूम घूम कर
और आश्रम में पलकर बड़ा हुआ। वह अपनी माता की गोद में लौटा, अपनी माता की गोद में लौटा, पोट करता खेलना कूदता था। लोट पोट करके माता के गोद में खुशी से भरता था। बेचारी माता पति से बिछुड़कर अलग बिछुड़ने की पीड़ा को सह रही थी। उस माता को यह बालक, पति से बिछड़ के रहने वाली उस माता को यह बालक खुशी प्रदान कर रहा था, खुशी प्रदान कर रहा था। थैंक यू वेरी मच।